Assalamu alaikum everyone. My name is Zalaida Amir and today I am here with another session of interview. Today our guest is Miss Lubna Shaheen, who is also known as Lubna Shaheen Educationist, which is a teacher, also a scholar and part of Rehan AI Institute. Today we will talk with her on the topic why students lose their interest in studies. So, firstly, Ma'am Lubna, please introduce yourself. Assalamualaikum everyone and Zalaid, especially to you. Thanks to you for inviting me. And this is a very important topic जिस पे आपने मुझे बोलने के लिए आज बुलाया है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि मेरा नाम लुबना शाहीन है और मुझे एजुकेशन वाली के नाम से भी जाना जाता है। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और एजुकेशन की फील्ड से तकरीबन मुझे 17 ईयर्स हो गए हैं। मैं अटैच हूँ। बच्चों को पढ़ाना, उनकी कैरियर काउंसलिंग करना, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना, ये मेरा एक पैशन है जिसको मैं बचपन से ही लेके साथ चल रही थी। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं एक बाय बर्थ टीचर हूँ। वक्त के साथ साथ ये रियलाइज होता गया कि मैंने अपनी फील्ड स्विच करने की भी कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सकी। और मैं बार बार दोबारा वापस इसी फील्ड की तरफ आ जाती थी। नॉट बिकॉज कि मुझे फाइनेंशियल या इस तरह से कोई प्रॉब्लम था, बट मैं खुद इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी। तो बहुत अर्ली ऐसा था कि मेरी शादी हो गई। आई वॉज 20 एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी एजुकेशन शादी के बाद कंप्लीट की बच्चों के साथ। घर को देखना, तो मैंने एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा स्ट्रगल की है, हार्ड वर्क फेस किए हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे लिए जो है वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और जो भी इसके लिए मेहनत करता है, जो भी इसके लिए भाग दौड़ करता है, उसकी रिस्पेक्ट भी मेरी नजर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज नॉट इजी टास्क। कि आप जब अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए निकलते हैं और आपके आसपास जिम्मेदारियां भी होती हैं और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के साथ, तो उस वक्त फिर आपकी सिचुएशन क्या होती है जब आप उस चीज में कामयाब होकर बाहर निकलते हैं। तो यस, आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड ऑल्सो इन आईटी फील्ड। उसके बाद मैंने बीएड भी किया। इसके अलावा मैंने शॉर्ट कोर्सेज बहुत ज़्यादा किए, सर्टिफिकेशंस की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, काफ़ी कुछ किया। लेकिन जो मुझे अपना एक विजन के साथ और एक सुकून आया वो रेहान स्कूल के साथ अटैच होकर आया। जस्ट बिकॉज सर रेहान की वजह से, क्योंकि उनके विजन मैच होता है और इनके साथ काम करके मुझे सीखने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का वाइज डिसीजन भी यही था कि मैं उनके साथ अटैच हुई और उसके बाद उनकी टीम का हिस्सा बनी। और आज जो है वो, मतलब मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव को लेके आगे चल रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाब जो है वो एजुकेशनिस्ट के तौर पे और फैसिलिटेटर के तौर पे मैं लीड कर रही हूँ। So yes, firstly, Ma'am Lubna, I am too much honorable कि आप मेरी गेस्ट बनी है और आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया है। तो हम अपने इंटरव्यू के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इंटरव्यू का टॉपिक जो है हमारा ये है कि why do students lose their interest in the studies? So first question will be from the topic that why do many students lose their interest in studies? देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस आई थिंक। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो अगर स्टडीज की तरफ से लूज हो रहा है तो उसमें बैक पे जो इश्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक तो ये कि बच्चों का माइंड सेट क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। उनको नहीं पता कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रॉपर। दूसरा, बैकअप सपोर्ट नहीं है। तीसरा, एक वीक बेस जब उनकी होती है और उन्हें ढेरों ढेर किताबें समझ नहीं आती, या उन्हें कोई स्पेसिफिक टीचर से प्रॉब्लम होती है, तो वो अपना इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट लूज करने से पहले मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ाई से भागना शुरू करते हैं, जान छुड़ाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका टाइम जो उनको पढ़ाने के लिए, अगर कोई ट्यूटर बैठा है या कोई टीचर क्लास में आई है, तो किसी ना किसी रीजन से उसका टाइम ऐसे ही गुजर जाए और उनको ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। और ये इंटरेस्ट इसीलिए लूज होता है, या तो वो वीक बेस के साथ आए हैं, या उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की गई, या उनका कोई इंटरेस्ट डेवलप इसलिए भी नहीं हो रहा है कि उन्हें समझाने वाला पीछे कोई उनका मेंटोर नहीं। प्लस जो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्होंने क्या बनना है, उन्होंने किस फील्ड में जाना है,
उन्होंने किस प्रोफेशन को चूज करना है। हमारे बच्चे अपना टाइम रील्स स्क्रॉल करने में और एक बेतुकी सी चीजें एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। दे आर अनअवेयर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनती हैं। और आजकल अगर मैं बात करूं, जो अब हमारी जनरेशन है, जो जो बच्चे हैं जो जिनको हम फेस कर रहे हैं, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है, मोबाइल भी है। तो वो जब उनके सामने आता है तो वो डेफिनेटली उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और वो अपना इंडिविजुअल एक मुख्तलिफ मसले के साथ आता है। तो उसके इंटरेस्ट को कि वो क्यों लूज कर रहा है, जानने के लिए पहले उस पर्सन को जानना जरूरी है। तो ये वाले रीजंस कुछ हो सकते हैं। जी ठीक है मैं बुबना, जैसे कि आपने बताया कि मोबाइल का बच्चे जो है यूज रील्स के लिए और इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल कैसे एक बच्चे के जो है स्टडीज में इंटरेस्ट को खत्म कर देता है? यस, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल जो है वो बच्चे की इंटरेस्ट को खत्म कर देता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जिस पे आप बैठते हैं रील्स देखने के लिए या स्क्रॉलिंग करने के लिए, आप घंटों गुजार देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आपकी रात गुजर जाती है और सुबह का टाइम आ जाता है और बच्चे सोते नहीं है। मैं हैरान होती हूँ अक्सर बच्चों से ये पूछ के कि आप फ्रेश नहीं है क्लास में, क्या रीजन है, आप रात को किस टाइम पे सोए थे। जब मुझे जवाब मिलता है कि हम 1 बजे सोए, हम 2 बजे सोए, क्या करते रहे? कुछ नहीं, मोबाइल देखते रहे। कुछ नहीं, मोबाइल पे गेम खेलते रहे। तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसी हैबिट है जो कि वो डेवलप करते हैं स्क्रॉल करने की। बस एक रील देखी, उससे रिलेटेड दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, फिर देखते चले गए और टाइम जाया होता गया। जब टाइम जाया हो जाता है तो ये उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। और डेफिनेटली इसका इफेक्ट ब्रेन पे भी होता है, आईज पे भी होता है। जिस्म से ज्यादा दिमाग थक जाता है, और जब दिमाग थक जाता है तो वो फिर दूसरी किसी चीज की तरफ जो है वो फ्रेश नहीं होगा। और पढ़ाई करने का तो फिर बिल्कुल ही दिल नहीं करेगा। जी ठीक है मैम लुबना। जैसे आपने बताया कि जो है वो आजकल बच्चे रील स्क्रॉलिंग और मतलब बहुत ज्यादा जो है रात को मोबाइल का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो जो है पेरेंट्स का इसमें क्या अमल दखल हो सकता है कि वो कैसे अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं इस चीज को और स्टडीज की तरफ लाने में? अगर तो मैं ये कहूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ये चीज बिल्कुल छुड़वा दें, 100% खत्म करवा दें, हटा दें, उनको ना दें, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को शुरू से आदत नहीं डाली मोबाइल की या स्क्रीनिंग की, तो वो इस चीज को खत्म करवा सकते हैं। मतलब उस चीज को रोक सकते हैं किसी न किसी तरीके से, या गैप दे सकते हैं बीच में। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को एक चीज की आदत डाल दी है, आप उसको एकदम से छुड़वाएंगे तो वो आपके लिए मसला बनेगा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बैठ के बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, उनके मसले को सुनना चाहिए, और अगर उनका एक्सक्यूज है तो उसका पॉजिटिव बनाना चाहिए। अब पॉजिटिव कैसे बनाना चाहिए? हर वो चीज जो हम कहते हैं कि फिजिकली हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करें, किसी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करें, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। रिहान स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने जैसे किसी बच्चे के साथ अटैच होके उनके साथ आप इसी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे अभी मैं और आप बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। हम एक अपनी आवाज पॉजिटिव लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को गेम्स खेलने का शौक होता है, तो बच्चों का इंटरेस्ट इस तरह डेवलप करें कि वो गेम खेलने के बजाय गेम बनाने वाले बने। ठीक है। वीडियोस देखने के बजाय वीडियोस बनाने वाले बने, वीडियोस एडिट करने वाले बने, ग्राफिक्स एडिट करने वाले बने। ग्राफिक्स में भी इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं, लोगो है, इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा 3D है, पेनाफ्लेक्स डिजाइनिंग है, अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर टू डू। तो अगर बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप करवा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद पेरेंट्स को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसमें मेहनत पेरेंट्स को जरूर करनी पड़ेगी। चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा बच्चों की स्क्रीनिंग के ऊपर, उनकी टाइमिंग के ऊपर, प्लस उनके साथ मेहनत ये करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया के ऊपर ही उनको राइट डायरेक्शन देनी है। क्योंकि अब आपके बच्चे इस चीज से दूर नहीं रह सकते, आपने इसी के साथ उनको लेके चलना है।
और इसी के साथ उन्होंने बड़े होना है, अडल्ट्स बनना है, इसी के साथ उन्होंने जीना सीखना है। तो इसके यूज को अगर आप उनके लिए पॉजिटिव बना देते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जी ठीक है, ये तो आपने रोल बताया है एक पेरेंट्स का अपने चिल्ड्रंस के साथ, लेकिन आजकल के जब हम दौर में देखते हैं तो एक टिपिकली स्कूल्स की तरफ देखा जाए तो ज्यादातर जो है बच्चा अपने दिन का मोस्टली 6 to 7 आवर्स जो होते हैं वो स्कूल में भी गुजारता है। तो इसी के साथ साथ टीचर का क्या रोल हो सकता है कि वो स्टडी की तरफ एक बच्चे को लेकर आए। हर टीचर का रोल है। देखिए, अगर तो हम ये बात करें कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, या हमारे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें भी देखिए पूरी एक सोसाइटी का रोल है। अब हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, खुद स्ट्रगल करके पढ़ा, हमें कई कई मील सफर करके जाना पड़ता था, हम पढ़ने के लिए जाते थे। हमारे पास वैन्स की फैसिलिटीज नहीं थी, बसेस की फैसिलिटीज नहीं होती थी, हम पैदल चलते थे। हमने लाइब्रेरियों की खाक छानी है, हमने एक एक बुक मांगने के लिए या हासिल करने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते थे रिसर्च करने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों के पास रिसर्च के लिए सब कुछ उनके हाथ में मोबाइल फोन मौजूद है, वो वहां से देख सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। अब जो फिर पेरेंट्स को ये हुआ कि वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आते गए, सोसाइटी के लिहाज से हम सब पेरेंट्स ना कंफर्ट जोन में आते गए। हमें लगता है कि सॉरी, कि जो ये है गवर्नमेंट स्कूल शायद हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो हम इनको प्राइवेट स्कूल में करवाते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे पेरेंट्स का इंटरेस्ट प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ता गया और ट्रस्ट बढ़ता गया, तो प्राइवेट स्कूल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती गई। और उसमें फिर क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को डेफिनेटली मद्देनजर रखा जाता है। ये एक बिल्कुल रियल बात है और इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हम लोग क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर लकीली आपको टीचर अच्छा मिल जाए जो कि आपकी मेंटरिंग करे और आपकी डायरेक्शन को चेंज करे, तो बच्चा 6 से 7 घंटे तो क्या, 1 घंटे में भी अपने उस टीचर से बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम सब टीचर्स बदल जाएं, तो टीचर्स भी उसी सोसाइटी में है, पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी में है, स्कूल बनाने वाले और स्कूल चलाने वाले भी उस सोसाइटी में। अगर हम चेंज लाना चाहते हैं ना अपने बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूल में है या घर में है, तो हमें पूरी सोसाइटी की तरह मिलके काम करना पड़ेगा। हमें इस रटलाइजेशन सिस्टम पे पूरा मिलके काम करना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं कि 6 से 7 घंटे बच्चा स्कूल में होता है, तो वो सिर्फ रोट सिस्टम पे ना जाए, वो प्रैक्टिकली स्किल्स बेस्ड के ऊपर भी कुछ करे। तो इसके लिए पेरेंट्स को, हम अनफॉर्चुनेट हमारे पेरेंट्स अभी तक नंबरों की दौड़ में है। वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा 90% से 1% भी नीचे आए। क्यों आए जी? वो तो फलां क्लास तक तो वो इतना टॉपर था, तो ये इतनी टॉपर थी। और अब जो ये टीचर्स, ये पेरेंट्स, ये स्कूल बनाने वाले, स्कूल में जाने वाले, ये सारे मिल के सोसाइटी बनाते हैं ना। तो अगर चेंज लाना चाहते हैं तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा। इसका ब्लेम हम सिर्फ किसी टीचर बोली कसूरवार है। जी ठीक है। जैसे एक बच्चा है वो स्कूल में वक्त गुजारता है, उसको जो है टीचिंग दी जाती है। ठीक है, एजुकेशन हमारे यहाँ जैसी भी है। होमवर्क के अगर बारे में हम बात करें तो होमवर्क में हमारे यहाँ टिपिकली ज्यादातर यही होता है कि जो है वो नोट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें क्या एक जो है होमवर्क का क्या किरदार है एक बच्चे के जो है इंटरेस्ट लूज करने में स्टडीज से। होमवर्क का बहुत बड़ा किरदार है, मैं खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए, होमवर्क हमारा टीचर भी टिपिकल सिस्टम से नहीं निकल रहा बाहर, कि टीचर ने भी वही सवाल जवाब उठा के याद करने के लिए और लिखने के लिए दे देने हैं बच्चों को, जो उसको उसके टाइम पे मिले थे, कि जी हमने भी तो इसी तरह याद किया था, तो हम भी अब बच्चों को इसी तरह से देंगे। तो बच्चे याद करके आएंगे घर से, तो मतलब हमारा काम हो जाएगा, वो पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। फियर है ना, एक टीचर को भी फियर होता है कि उसने रिजल्ट प्रेजेंट करना होता है। फियर किसका होता है? फियर होता है जहां वो जॉब कर रही है वहां की मैनेजमेंट का, फियर होता है उनके बच्चों के पेरेंट्स का। ठीक है। तो बेसिकली तो टीचर को भी ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है ना, उसको भी एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि जी आपका बच्चा ये पास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपने मेहनत नहीं की। तो मेहनत करने के लिए उनको लगता है कि शायद यही एक तरीका है कि इनको जो है वो क्वेश्चन आंसर या चैप्टर याद करवा दिया जाए, चलें जी होमवर्क दे देते हैं।
अच्छा, होमवर्क बुरी चीज नहीं है, मतलब मैं अगर ये कहूँ ना 50% इसके हक में हूँ तो 50% नहीं भी हूँ। मैं हक में इस तरह से हूँ कि बच्चों को कुछ क्रिएटिव करने के लिए दिया जाए, तो वो होमवर्क जरूर करें। मतलब बच्चों को कुछ ऐसा क्रिएटिव करने के लिए दिया जाए कि वो घर से खुद एक बीज लगाएं, गमले के अंदर मट्टी ढूंढ के लेकर आए, उसके साथ बीज लगाएं, मट्टी के साथ कुछ बर्तन बनाएं, कुछ टॉयज बनाएं, कुछ लेकर आए। मैं इस तरह की होमवर्क को जो है वो प्रमोट करती हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी बच्चे ये आप लोगों ने याद करके आने हैं, ये 10 पेजेस 15 20 पेजेस याद करके आने हैं और बस कल आके मुझे सुनाने हैं, तो वो बच्चा डेफिनेटली फेडअप होगा। और ये भी एक तरह का तरीका है इंटरेस्ट लूज करने का, कि जब 8 की 8 टीचर्स जो हैं वो क्लास में जा रही हैं और 8 की 8 टीचर्स जो हैं वो होमवर्क दे रही हैं याद करने के लिए, तो बच्चा तो फिर परेशान ही होगा ना, डेफिनेटली। तो मैं बेसिकली इस चीज के मतलब कुछ अगेंस्ट भी हूँ कि नेचर ऑफ होमवर्क जो है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा एक काम एक दफा कर चुका है, उसको दोबारा वो काम ना दे, उसे चेंज करके दें कुछ। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हम फिर बात वहीं पे आगे रुक जाती है कि सिस्टम चेंज करना पड़ेगा हमें, और सिस्टम हमारा एकदम से चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जब सिस्टम चेंज होगा, जब ये नंबरों की दौड़ खत्म होगी, तो फिर जाके जो है वो प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू होंगे। जी ठीक है। मतलब ना ये तो बात हो गई होमवर्क की। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि एग्जाम्स भी इसी तरह टिपिकली चल रहे होते हैं, एक बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक बैच में कितने ही स्टूडेंट्स के केसेस आते हैं जिन्होंने एग्जाम के प्रेशर की वजह से जो सुसाइड कर लेते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो हम्म। एग्जाम का प्रेशर भी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो स्टडी से दूर ले जाता है? मैं हमेशा जो हमारा मैट्रिक का सिस्टम है ना, जो हमारे पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैट्रिक है, एफएससी है, इसका जो सिस्टम है, हम कहते 10 साल बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद जी मैट्रिक करता जा रहा है, इतने परसेंटेज लेके वो जाता जा रहा है आगे। ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जिसके अंदर डब्बे आ रहे हैं, और उन डब्बों के ऊपर स्टैंप लग रही है नंबरों की, और वो निकलते जा रहे हैं, और डब्बे आ रहे हैं और डब्बे निकलते जा रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, किसी न किसी प्रोडक्ट के डब्बे बन रहे होते हैं और वो लाइन पे ऐसे निकल रहे होते हैं। अगली खेप आ रही है, अगली क्लास आ रही है और वो निकल रही है ऐसे, मतलब ये एक फैक्ट्री है और इसके अंदर से बस डब्बे निकल रहे हैं। अब उन डब्बों ने जाके आगे क्या करना है? वो डब्बा अंदर से बिल्कुल खाली है, उसको अंदर से फंगस लगी हुई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसने आगे जाके क्या करना है ये नहीं पता, बस ये डब्बे एक जगह पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, और वो डेफिनेटली फिर स्ट्रेस का ही बाइस बनेंगे ना। इसी तरह से ये बच्चे स्ट्रेस का ही बाइस बनेंगे, ये अपने प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकते। एक तो इनके ऊपर से मैट्रिक का प्रेशर हटाना पड़ेगा कि जी आपने मैट्रिक, ओ हो अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया, अच्छा जी फेल हो गए तो ये हो जाएगा। दूसरा ये कि मैट्रिक से पहले पहले हमें ऐसा निजाम बनाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है उस प्रेशर को हैंडल करें, आके डिस्कस करें अपने प्रेशर को। अगर वो किसी सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे तो दैट्स ओके, ये नॉर्मल है। हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होने के लिए अ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हर पर्सन हर चीज में परफेक्ट हो। वो किसी न किसी चीज में वीक जरूर होगा। तो अगर वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं, उसे दूसरा मौका दें, फिर मौका दें, बार बार मौका दें। बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने कई हजार गलतियां की हैं और उसके बाद वो एक काम में जाके कामयाब हुए। तो बच्चे डेफिनेटली जब तंग आते हैं, जब उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता और उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो वो सुसाइड या इस तरह की चीजों में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स अगर उनके साथ क्लोज हों, और वो माँ बाप बनने के बजाय उनके दोस्त बने, उनके मेंटोर बने, और इसी तरह से टीचर्स उनकी काउंसलिंग करें और उनको राइट डायरेक्शन देते रहें कि ये नॉर्मल है, फेलियर भी नॉर्मल है। जिंदगी में हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी कभी आप फेल भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये चीजें अपने बच्चों को नहीं सिखाते। हम उन्हें ये कहते हैं कि तुम फेल हो गए तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हम तुम्हें ये कर देंगे तो ये देखना तुम, उधर ये हो जाएगा तो तुम्हारे साथ हम वो कर देंगे। डराते हैं ना बेसिकली, प्रेशराइज करने के लिए। तो ये पहले ऐसा होता था कि बच्चे प्रेशर ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उनको बात करनी चाहिए, अपने अंदर की डिस्कशन लेकर आनी चाहिए बाहर, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, फिर सारे मसले हल हो सकते हैं। सही। इसी तरह जो है एक स्टूडेंट के लिए अपने फ्यूचर के गोल्स को सेट करना कितना अहम है?
बहुत अहम है। उसको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। उसको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि वो उसने आगे जाके क्या करना है। उसके पास कोई गोल ही नहीं है, तो वो क्यों जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। मैट्रिक के बाद उसने क्या करना है, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, उन्होंने फ्रीलांसर बनना है, उन्होंने डिजिटल स्किल सीखनी है, उसने मोटर मैकेनिक बनना है, मतलब क्या बनना है, ये तो उसे पता ही नहीं है। तो फ्यूचर गोल अपना सेट करना चाहिए और बहुत अर्ली कर लेना चाहिए। अब जब आपको अवेयरनेस आती है और आपको लगता है कि नहीं आपने ये चीज गलत की है, तो आप अपना डिसीजन स्विच भी कर सकते हैं, आप दूसरे डिसीजन पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमेशा आपके पास प्लान एबीसी होना चाहिए। और बच्चे अपना फ्यूचर कैसे प्लान करें, बच्चे अपने फ्यूचर के लिए कोई स्किल या गोल कैसे सेट करें, इसके लिए भी पेरेंट्स को उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। पेरेंट्स अगर नहीं कर सकते, उनको लगता है कि उनके पास इनफ नॉलेज नहीं है, तो वो किसी कैरियर काउंसलर के पास लेके जाएं बच्चों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से लेके चलें तो आपको फायदा होगा। तो जरूर अपने बच्चों से बात करें और उनको ये चीज बताएं कि अपना कैरियर अपने टाइम से पहले पहले सेट करें और उस डायरेक्शन पे चलें। तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। जी। टाइम की जो है पुअर मैनेजमेंट क्या किसी भी बच्चे के लिए स्टडीज में उसका इंटरेस्ट लूज करने का बायस बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझते और अपना, हम अक्सर कहते हैं ना डेली डेली काम करें, थोड़ा थोड़ा करें लेकिन डेली काम करें, अपने बहुत सारे काम को एक वक्त के लिए ना इकट्ठा करके रखें। उससे क्या होगा, आप पे बर्डन आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम पेपर वाले दिन या पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ सकते, फंस जाते हैं वो। क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से अलग होता है, उन्हें वहां पे टीचर की गाइडेंस चाहिए होती है, किसी फेलो से गाइडेंस चाहिए होती है, कुछ रिसर्च करना पड़ता है, कोई दूसरी बुक खोलनी पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए होते हैं, उनको अलग से देखना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे हमेशा फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया, उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया अच्छे तरीके से। अब जब ऑन द स्पॉट 11th आवर पे वो अपने टीचर से रब्ता करेंगे या फेलो से रब्ता करेंगे, तो फेलोज या तो उन्हें गलत बताएंगे, और टीचर से उनको रब्ता करेंगे तो बहुत 100 में से कोई 1% टीचर ऐसा होगा जो उनको शायद समझा दे। बाकी टीचर्स उनको यही कहेंगे पहले सोए हुए थे, पहले कहाँ थे, अब तुम्हें याद आई है। मतलब ये एक वो डायलॉग है जो डेफिनेटली सुनने ही पड़ेंगे। तो टाइम के मैनेजमेंट जिंदगी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, नॉट ओनली फॉर फ्यूचर प्लान्स, इनफैक्ट आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप सुबह उठें, अपने घर का काम खुद करें, अपने कमरे का काम खुद करें, अपने कपड़ों को खुद धोएं। मैट्रिक का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि छोटे बच्चों को भी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं जापानीज स्कूल सिस्टम को ना बहुत ज्यादा देखती हूँ, और जब मैं उनको देखती हूँ कि वहां पे छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो कपड़े भी धो रहे हैं, वो सिलाई कढ़ाई भी कर रहे हैं, वो जो हमारी नानियां दादियां बैठ के वो बुनती होती थी वो भी बना रहे होते हैं। तो उनको क्या वो एक सक्सेसफुल कौम नहीं है? क्या उनके पास पैसा नहीं है, या उनके पास स्किल्स नहीं है, या उनके पास जो है ये एजुकेशन नहीं है? वो एक बहुत कामयाब कौम है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बच्चों को रियल एक्सपीरियंसेस देते हैं और उनको शुरू से इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा 15-20 साल तक भी माँ की गोद से नहीं निकलता, ना उनको निकाला जाता है, वो एक पैम्पर्ड बच्चे के तौर पे ना उसको लिया जाता है। तो फिर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स तो आते हैं ना। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट खुद सिखाएं, उनको उनका काम करने दें। वो कभी गलत करेंगे, कभी सही करेंगे, कभी तबाही करेंगे, लेकिन जब वो समंदर में कूदेंगे ना तो हाथ पांव मारेंगे तो फिर तैरना सीख ही जाएंगे। Okay, how study habits can help a student motivated for studies? स्टडीज हैबिट, Yeah, good study habits. स्टडी हैबिट यस मोटिवेट कर सकती है बच्चों को, लेकिन अगर उनकी स्टडी हैबिट अच्छी हो, जैसे कि रेगुलर पढ़ें लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ठीक है, अपने ऊपर बर्डन ना डालें। मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां से क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जहां से नहीं आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें से बहुत ज्यादा आएंगे।
आप अपने पेपर को माइंड में रखते हुए या अपनी बुक को माइंड में रखते हुए पोर्शन बना लिया करें। सब्जेक्टिव का अलग पोर्शन बना लें, ऑब्जेक्टिव का अलग पोर्शन बना लें, डायग्राम्स का अलग पोर्शन बना रहे हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस का अलग पोर्शन बना लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने जो मार्क्स हैं वो कौन सा टॉपिक कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कोई चैप्टर मुश्किल लगता है उसको छोड़ दें, उसकी जगह बाकियों को टाइम दे दें और अच्छी स्टडी करें, हेल्दी स्टडी करें। जरूरी नहीं है कि आपने 100 में से 100 नंबर लेने हैं, आप कम नंबर भी लेंगे और आप पास भी हो जाएंगे तब भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये भी है कि एक अच्छी स्टडी की हैबिट जो है वो बच्चों को हेल्दी स्टडीज की तरफ भी लेके जा सकती है। उसका मतलब मैं एक मिसाल ये भी दूंगी कि वो बच्चे जिनको सिर्फ बुक्स पढ़ने की आदत होती है, उनकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, उनके पास स्पीकिंग पावर होती है, उनके पास लिसनिंग पावर होती है, और वो राइटिंग स्किल्स के साथ आगे निकल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी बुक्स जब वो पढ़ते रहते हैं रिपीटेडली और रेगुलरली, तो उनको लिखना आता है, और वो किसी तरह की भी नेचर ऑफ क्वेश्चन को ना लिख के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रीडिंग पावर और जो स्टडी ऑफ की हैबिट है रेगुलर, वो यस बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। Okay, should students should involve in extracurricular activities? डेफिनेटली दे मस्ट इन्वॉल्व। जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए उन्हें। अगर क्रिकेट पसंद है, उन्हें टाइम दें, वो क्रिकेट खेलें, उन्हें फुटबॉल खिलाएं, उन्हें मट्टी में छोड़ दें, उन्हें खेलने दें, उनको बिल्कुल अपना आप गंदा करने दें। ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि उन्हें कीड़े मकोड़े चिपक जाएंगे या वो कपड़े गंदे हो जाएंगे। जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होंगे, सेल्फ प्ले करेंगे, तो वो सेल्फ स्टडी करने के काबिल होंगे। अगर वो ये जो इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज कोई भी हम ले लें, वो माइंड को बहुत ज्यादा फ्रेश कर देती हैं। और जब बच्चे का माइंड फ्रेश होगा, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा, वो स्क्रीमिंग करेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा ऊंची ऊंची आवाज में और भागेगा दौड़ेगा, तो उसकी एंग्जाइटी डिप्रेशन सारी वहीं निकल जाएगी। और उसके बाद जो उसका जो आपको एक बच्चा मिलेगा ना, वो बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ मिलेगा, और उसके बाद जो है वो अपनी स्टडी भी बहुत अच्छी कर सकता है। Okay, in the last, what is your final message for students who are facing the problem, these problems? नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होता है, होगा, लाइफ में होना चाहिए, वो नेवर गिव अप वाला होना चाहिए। मतलब क्या हुआ अगर एक चीज में सक्सेस नहीं हुई तो दूसरे स्टेप पे चले जाएं। उसमें सक्सेस नहीं हुई कोई बात नहीं, तीसरे स्टेप पे चले जाएं, लेकिन गिव अप नहीं करना। मैं हमेशा बच्चों को जो है ना ये 3 4 बातें एक साथ बोलती हूँ। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना, हमेशा कोशिश करते रहें। दूसरी बात, ये लर्निंग फेज कभी भी स्टॉप नहीं करना। अगर आपको ये लगता है कि आपने 10 साल पढ़ लिया, 20 साल 50 साल पढ़ लिया है और रिसर्च कर लिया, अब आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, गलत। लर्निंग फेज को कभी भी स्टॉप नहीं करना, क्योंकि दुनिया दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। और आप अगर दुनिया के साथ एडवांस चीजों के साथ अटैच रहेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और तीसरी बात ये कि फेलियर भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर सक्सेस जिंदगी का हिस्सा है तो फेलियर भी जिंदगी का हिस्सा है। उसको भी खुले दिल से अपनाएं, तो फिर आपको सक्सेस का भी मजा आएगा इंशाल्लाह। और लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। ये बिल्कुल नहीं कहना कि हमारी जिंदगी जो है वो गुजर गई है अब और अब हमने कुछ सीखना नहीं है। नो, सीखते रहें और सक्सेस के लिए आगे जाते रहें। Okay, thank you, Ma'am Lubna. It is a very pleasure to having you on my screen. आपका इतना अच्छा टाइम देना और इतनी अच्छी जो है गुफ्तगू मेरे लिए और जो व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इसके अलावा अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और बेशक अल्लाह जो है वो सीखने और सिखाने वाले दोनों के साथ होता है। फिर से हम किसी और मौजू पर किसी और दिन मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे आपने मौका दिया कि मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकूं, और एंड आई होप कि मेरी आवाज बहुत सारे बच्चों तक जाए जो इस चीज का शिकार हो रहे हैं, और वो उनकी जिंदगी में कुछ चेंजिंग ला सके। थैंक यू।